हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पूर्व मध्यकाल यानी कि 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्री मेडाइवल पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 सूचियाँ दी गई हैं और यहाँ पर मिलान करना है। तो कर्ण देवी, गया कर्ण, ये सारी की सारी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कर्ण देवी जो है उसका मिलान करेंगे। कर्ण देव जो हैं अल्लाव देवी मतलब राजा है और रानी। कर्ण देव जो है वल्य देवी। गया कर्ण, गया कर्ण हो जाएंगे। गया कर्ण इनका है अल्हड़ देवा, अल्हड़ देवा। कोकला सेकंड, कोकला सेकंड हो जाएंगे गंगा देवी और जय सिंह हो जाएंगे केलहड़ देवा, केलहड़ देवा। तो यहाँ पर जो सही कूट है 1 3 4 2, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। काफी इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरफ राजधानियां हैं और एक तरफ राजवंश है। तो राजवंश जो है गुजरात के चालुक्य, अनहिंदवाल हो जाएगा। चेदी के कलचुरी ये त्रिपुरी हो जाएंगे। मालवा के परमार ये धारा हो जाएंगे और शाकंभरी के चौहान ये अजमेर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा लगाएंगे? वत्सराज, वत्सराज रखेंगे। फिर उसके बाद नाग भट्ट द्वितीय, फिर उसके बाद महेंद्र पाल और फिर है महीपाल। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। वत्सराज प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इस वंश का प्रथम शासक था कौन? वत्सराज। कौन से वंश? प्रतिहार वंशों का ये प्रथम सम्राट था और प्रथम ऐसा था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। नागभट्ट द्वितीय 800 से लेके 833 ये वत्सराज के पुत्र और उत्तराधिकारी हुए। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार उसने कन्नौज से चक्रायुद्ध को भगाकर उसे अपनी राजधानी बनाई थी। तो कन्नौज से चक्रायुद्ध को भगा दिया और फिर अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई। किन्होंने? नागभट्ट द्वितीय ने। इसने पवित्र गंगा नदी में जल समाधि के द्वारा ही प्राण त्याग दिए थे। तो नागभट्ट द्वितीय गंगा नदी में क्या किया था? उन्होंने समाधि मतलब अपने प्राण त्यागे थे। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर का शिष्य महेंद्र पाल, जिसका टाइम पीरियड 885 से लेके 910 ईस्वी, मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। महीपाल मतलब इनका जो टाइम पीरियड था 914 से लेकर 943 ईस्वी तक महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी था और इसके शासन में बगदाद निवासी अल मसूदी जो है गुजरात आया था। तो यहाँ पर कुछ मोटा बातें ये हैं कि वत्सराज जो प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक था, याद रखिए वास्तविक संस्थापक याद रखना है, और वत्सराज ने ही सम्राट की उपाधि धारण की थी। नागभट्ट द्वितीय जो है इन्होंने कन्नौज में चक्रायुद्ध को भगाकर वहां की राजधानी स्थापित की। इसके अलावा उन्होंने जल की समाधि ली थी। फिर आ जाते हैं महेंद्रपाल। महेंद्रपाल जो हैं इनके समय में संस्कृत के विद्वान थे राजशेखर, महेंद्रपाल के समय में। फिर उसके बाद जो है महीपाल आते हैं जो कि महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी होते हैं और फिर महीपाल के समय में ही जो है अल मसूदी गुजरात में आया था। आगे देखते हैं। अब सही यहाँ पर सुमिलित करना है। परमार और उनका मतलब यहाँ पर एक राजवंश है और राज के प्रतीक है। तो परमारों का जो है
गरुण सही सुमेलित नहीं है, परमाणुओं का गरुण नहीं था। मलय केतु का वराह, चंदेलों की राज्यलक्ष्मी, गुर्जर प्रतिहार भगवती सारे सही हैं। परमाणुओं का गरुड़ यहाँ पर सही नहीं है। परमाणु का राजकीय चिन्ह सूर्य देव था। तो परमाणु का जो चिन्ह था वो सूर्य देवता थे। सूर्य देव का चिन्ह था, ना कि गरुड़। जबकि मलय केतु का वराह, चंदेल लक्ष्मी, गुजर प्रतिहार का जो है भगवती। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर बताना है। जय चंद गढ़वाल श्री हर्ष, ये तो सही सुमेलित है। लक्ष्मण सेन जयदेव, ये भी सही है। ललिता दित्य मुक्तापीठ क्षेमेंद्र, ये गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आगे श्री हर्ष गढ़वाल शासक जयचंद के राजकवि तथा संस्कृत के विद्वान थे। इनके मुख्य ग्रंथ थे नैषध चरित और खंडन खात। इसके अलावा और व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। गीत गोविंद के लेखक जो हैं जयदेव, पवन दूत के धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध, आदि लक्ष्मण सेन की राजसभा में लब्ध प्रतिष्ठा प्राप्त विद्वान थे। राजशेखर जो है प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में थे और ये इनके शिष्य थे। महेंद्र पाल राजशेखर के शिष्य थे। इनके पुत्र महीपाल राजकवि के मतलब राजशेखर जो है महेंद्र पाल और महीपाल के ही राजकवि हुआ करते थे। काव्य मीमांसा, बाल रामायण, विद्याशाल भंजिका इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसके, राजशेखर के। क्षेमेंद्र जो है कश्मीर के महान विद्वान थे। इनका काल जो है 1000 से लेके 1086 के मध्य माना गया है। इन्हें राजा अनंत तथा कलश के समकालीन एवं उनका आश्रित माना गया है। इन्होंने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें औचित्य, विचार, चर्चा और बृहत कथा मंजरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में पाल काल में विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। रक्षित, विरोचन, अतीश, दीपांकर, रत्नाकर, शांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य हुआ करते थे। तो दोनों ही सही हैं। बस हमको इतना याद रखना है कि ये जो आचार्य हैं, रक्षित हो गया, विरोचन हो गया, अतीश हो गया, दीपांकर हो गया, रत्नाकर हो गए, शांति हो गए, विक्रमशिला हो गए, ये सारे के सारे आचार्य हुआ करते थे। मतलब यहाँ पर ये लोग पढ़ाया करते थे विक्रमशिला में। तो सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट पूछेगा तो यहाँ से या इनके आचार्यों में से नाम पूछ सकता है कि 4 या 5 किसी और का भी नाम यहाँ पर इंक्लूड कर दे और पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आचार्य हैं वो विक्रमशिला के आचार्य थे। तो आपको याद रखना है, रक्षित, विरोचन, अतीश, दीपांकर, रत्नाकर, शांति, विक्रमशिला। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल ने की थी। रक्षित, विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर, शांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आगे देखते हैं, चारण साहित्य में निम्नलिखित राजवंशों में से किनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बतलाई गई है। तो मतलब जो यज्ञ से यहाँ पर जो राजवंश है वो निकले हैं, ऐसा माना जाता है। एक अवधारणा है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर, चहमान हो गए, चालुक्य हो गए, परमार हो गए और प्रतिहार हो गए। तो 2 तो पी हैं, चहमान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। तो यहाँ पर 2 पी हैं और 2 सी हैं। ये जो हैं अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। चहमान हो गए, चालुक्य हो गए, परमार हो गए, प्रतिहार हो गए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के
अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो से मिलता है। वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर ये एक यज्ञ किए जिसमें 4 वीरों की उत्पत्ति हुई तथा जिनसे आगे चलकर चहमान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार राजवंश स्थापित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि इन विदेशी जातियों को शुद्धि द्वारा भारतीय समाज में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ही पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। इस कथा के अनुसार जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो शासकों का अभाव हो गया, म्लेच्छों तथा राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए, पृथ्वी त्रस्त हो उठी अतः पृथ्वी के त्रास का हरण करने के लिए वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किए। इस कथा से स्पष्ट मिलता है कि भारतीय वर्ण व्यवस्थाकारों ने विदेशी जातियों को शुद्धि द्वारा भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत स्थान प्राप्त प्रदान कर दिया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के त्रिकोण संघर्ष में उलझे रहते थे, तो चोल तो बिल्कुल नहीं थे। बाकी ये 3 जो हैं त्रिपक्षीय, तो 3 हो जाएंगे, 2, 3, 4। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। त्रिकोण संघर्ष के रूप में ये संघर्ष गुर्जर प्रतिहार पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के बीच हुआ। कन्नौज उस समय उत्तरी भारत की राजनीति तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। इस समय अधिकार को लेकर पाल एवं गुर्जर प्रतिहार शासकों के बीच संघर्ष छिड़ा। बाद में दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया। अंत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को सफलता मिल जाती है। आगे है, इसके प्रभाव में 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई। तो किसकी हुई? तो आंसर हो जाएगा हेमचंद्र और कुमारपाल के प्रभाव में जैन धर्म, हेमचंद्र और कुमारपाल, इनके प्रभाव से ही गुजरात में जैन धर्म का क्या हुआ? की प्रगति होती है। तो हेमचंद्र और कुमारपाल यहाँ पर सही आंसर है। बाकी व्याख्या देखते हैं। गुजरात का चालुक्य शासक कुमारपाल जैन मतावलंबी था। उसने जैन धर्म के विकास के लिए कार्य किया और अपने राज्य में अहिंसा का प्रचार किया तथा यज्ञीय हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिए। यज्ञीय हिंसा मतलब यज्ञ जब किए जाते थे तो बहुत सारी बलि जो है वहाँ पर दी जाती थी जानवरों की, तो उसको उसने क्या किया था? रोक लगा दी थी। जैन विद्वान जो है हेमचंद्र को गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज का संरक्षण प्राप्त था। हेमचंद्र को द्वाभ्रमण काव्य नामक ग्रंथ की रचना का श्रेय प्राप्त है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम अनुसार संयोजित कर अपना उत्तर जो है कूट में लिखना है। तो सबसे पहला है यहाँ पर यशोवर्मा हो जाएंगे, यशोवर्मा हो जाएंगे, फिर धंग हो जाएंगे, यशोवर्मा धंग और विद्याधर, और लास्ट में कीर्तिवर्मन। यशोवर्मन धंग विद्याधर कीर्तिवर्मन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। यशोवर्मन का होता है 930 से लेके 950, फिर धंग का है 950 से लेके 1002 ईस्वी तक, फिर विद्याधर का 119 से लेके 1029 ईस्वी तक, कीर्तिवर्मा का है 1060 से लेके 1100 ईस्वी तक। आगे है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा उन पर सही उत्तर का चयन करना। सबसे पहले, राजा धंग ने 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहने के उपरांत गंगा यमुना के संगम में जल समाधि ले ली थी। आगे है, प्रयाग में आत्महत्या को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और उसे पुण्य समझा जाता था। तो यहाँ पर ए तो सही है परंतु आर यहाँ पर गलत है। तो चंदेल वंश का एक अत्यंत प्रतापी शासक धंग था जिसने 50 से 55 वर्ष तक शासन करने के पश्चात जो है 100 वर्षों से अधिक की आयु में गंगा यमुना के संगम पर क्या कर दिया? जल में अपने शरीर को त्याग कर निवृत्त
प्राप्त की। मृत्यु का इस प्रकार आलिंगन निश्चित ही उस हिंदू राजा के परम संतोष के भाव का परिचायक है, ना कि ये कि आत्महत्या को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक युग में सही सुमेलित नहीं है? मदन वर्मा चंदेलों के थे, सिंधुराज चहमान के थे, सिंधुराज जो है चहमानों के नहीं थे, ये किसके थे? परमारों के थे। तो सिंधुराज क्या है हमारा? सही आंसर हमको मिल गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बागपति मुंज जो है परमारों के थे, चंद्रदेव जो है गढ़वालों के थे। तो यहाँ पर जो है सिंधुराज हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंधुराज परमार वंश का शासक था, जिसकी उपाधि नव सहसांग थी। यह बागपति मुंज का भाई और प्रतापी भोज का पिता था। अन्य राजाओं का क्रम यहाँ पर है, मदन वर्मा चंदेल, सिंधुराज परमार, बागपति मुंज भी परमार के हैं, चंद्रदेव जो हैं गढ़वाड़ के हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंदेल वंश का प्रथम शासक जो है नन्नुक था। कौन था? नन्नुक। नन्नुक ने ही स्थापना की थी 831 में चंदेल वंश की। तो यहाँ पर देखते हैं, उसने जो है नृपि तथा महीपति की उपाधि धारण की थी। इससे ज्ञात होता है कि वह स्वतंत्र शासक न होकर कोई सामंत सरदार रहा होगा। नन्नुक के बाद क्रमशः बागपति, जय शक्ति, विजय शक्ति और राहिल, चंदेल, यशुवर्मन, धंगदेव वंश के अन्य शासक थे। चंदेल शासक राहिल ने महोबा के पास एक बड़े तालाब और अजयगढ़ और महुआ में एक बड़े मंदिर तथा राजवासिनी नगर का निर्माण कराया था। चंदेल शासक जो है यशुवर्मन का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन भी था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, महोबा के पास एक बड़े तालाब, अजयगढ़ और महोबा में मंदिर तथा राजवासनी नगर का निर्माण करने वाला चंदेल कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? राहिल हो जाएगा। राहिल ने ही महोबा के पास एक बड़े तालाब, अजयगढ़ और महोबा में मंदिरों तथा राजवासिनी नगर का निर्माण करने वाला चंदेल राजा राहिल था। आगे देखते हैं, किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम जो है लक्ष्मण वर्मन था? तो लक्ष्मण वर्मन जो है यशुवर्मन का था, यशुवर्मन का। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? तो आंसर विद्याधर। आंसर क्या हो जाएगा? विद्याधर। विद्याधर। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। नन्नुक चंदेल वंश के शासक संस्थापक थे। 9वीं शताब्दी में इन्होंने स्थापना की थी। वह प्रतिहारों के सामंत को हराकर जेजाग भुक्त यानी कि बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग का स्वामी बन गया था। इस वंश के राजा यशोवर्मन ने कलिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और कंदरिया महादेव मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा धंग हुआ और इनका जो समय पीरियड है 980 से लेकर 990 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकर्ता सुपुतगीन के आक्रमण को रोकने के लिए पंजाब नरेश जयपाल द्वारा बनाए गए संघ में शामिल हो गए। धंग के बाद उनके पुत्र जो है गंड ने पंजाब के शासक आनंदपाल के साथ मिलकर महमूद गजनवी से मोर्चा लिया, पर यहाँ पर यह दूसरा संघ भी हार गया। महमूद गजनवी ने 1018 से लेकर 19 ईस्वी में चंदेल राज पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक विद्याधर ने बिना लड़े ही रात्रि में अपनी सेना को हटा लिया था। जेजाग भुक्ति का प्राचीन नाम जो है बुंदेलखंड हो जाएगा। आगे है, होयसाल वंश का प्रथम अ, होयसाल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आंसर द्वार समुद्र। द्वार समुद्र हो जाएगी। होयसाल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्मन ने अपनी राजधानी द्वार समुद्र में बनाई थी। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने चालुक्य राज्यों को जीत कर अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए 1154
1149 में ईस्वी तक धारवाड़ के बांकापुर में स्वयं को सुदृढ़ कर लिया था। वह प्रारंभ में वह जैन मतानुयायी था, परंतु बाद में रामानुज के प्रभाव में वैष्णव हो गए। इसके बाद उनका पुत्र जो है नरसिंह राजा बना। होयसाल जो है यादवों की एक शाखा थी जो स्वयं को चंद्रवंशी मानते थे। अगला क्वेश्चन है द्वार समुद्र जो है किस वंश की राजधानी थी? तो आंसर हमारा होयसाल हो जाएगा। बघेल राजवंश की प्राचीनतम राजधानी जो है बांधवगढ़ हो जाएगा। बघेल राजवंश जो है मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने से संबंधित है। उनकी प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ थी। 1617 ईस्वी में महाराजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित कर दी थी। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है 630 से लेकर 668 एक पल्लव वंशीय शासक था। उसने 642 ईस्वी में सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजा था। राजा जय सिंह आमेर रियासत के शासक थे जिन्होंने सन 1621 से लेकर 1667 तक आमेर रियासत की गद्दी संभाली थी। राजा चोल प्रथम दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने 985 ईस्वी से लेके 1014 तक का राज किया। तो जयपाल किस वंश के शासक थे? तो आंसर हिंदू शाही वंश के। हिंदू शाही राज पहला महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था जो चिनाब नदी से हिंदू कुश तक फैला हुआ था और काबुल इसमें सम्मिलित था। इस वंश ने 200 वर्षों तक अकेले ही अरब आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था, परंतु अंत में उनके शासकों को अफगानिस्तान यानी कि काबुल शहीद छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा और उदय भानपुर अथवा बेहंद को उन्होंने राजधानी बनाई। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जयपाल वहां के शासक थे। अपने राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण जयपाल को गजनवी के प्रथम आक्रमण को सहना पड़ा। 27 नवंबर 1001 में दिन पेशावर के निकट जयपाल और महमूद का युद्ध हुआ जिसमें जयपाल की पराजय हुई। जयपाल इस अपमान को सहन नहीं कर सका और अंत में उसने अपनी चिता में क्या कर दिया? अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदू शाही शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर उदय भानपुर थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? तो दंती दुर्ग हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग था जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा मालखेत को बनाया। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। ऐसी मान्यता है कि हिरण्यगर्भ जो है यज्ञ करने वाला व्यक्ति जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय बन जाता है। राष्ट्रकूटों ने गुप्त वंश के बाद गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया। राष्ट्रकूटों का जो चिन्ह था राजकीय चिन्ह वो गरुड़ था। अरब लेखकों के अनुसार राष्ट्रकूट राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे से नहीं ढकती थीं। तो यहाँ पर जो स्त्रियां थीं वो चेहरे पर्दे से नहीं ढकती थी। राष्ट्रकूट शासक अघोम वर्ष अपने पिता के अभियान के क्रम में सैनिक छावनी में ही पैदा हुआ था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने संलेखना को ग्रहण किया था। तो एक संलेखना हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और एक राष्ट्रकूट शासक इंद्र जो है इंद्र चतुर्थ जो है उसने संलेखना किया था। तो याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे पूछ सकते हैं किन दो राजाओं ने संलेखना से अपने प्राण त्याग थे? तो आंसर हमारा क्या होगा? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और एक राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो अघोम वंश राष्ट्रकूट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट ने शासक संलेखना को? तो इसमें इंद्र चतुर्थ हो जाएगा। सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज्य? किन राष्ट्रकूट हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे से नहीं ढकती थी? तो राष्ट्रकूट हो जाएगा। कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी, बनवासी हो जाएगी। आगे देखते हैं, कदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। यहाँ कहा जाता है कि वह पढ़ने के लिए कांची आया था और बाद में पल्लवों के साथ उसका संघर्ष हुआ। इसकी राजधानी बनवासी थी। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए। कदम राज्य को पुलकेशिन प्रथम यानी कि चालुक्य ने बाद में अपने राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? तो जयसिंह है, जयसिंह है। कश्मीर कवि कल्हड़ अपने ग्रंथ राज तरंगिणी का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। इस ग्रंथ की रचना कश्मीर नरेश जयसिंह के काल में हुई थी। इसके 8 तरंगों में कश्मीर देश का प्रारंभ से लेकर 18वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है। राज तरंगिणी जो है संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम स्तुत्य प्रयास है। कल्हड़ के विवरण से निष्पक्षता एवं यथार्थता है। स्वयं वह अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए लिखता है, वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी है जो राग द्वेष से ऊपर उठकर एकमात्र सत्य के निरूपण में अपनी वाणी का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, वो है कलचुरी राजा जिसका स्तंभ लेख बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण का जो है वो स्तंभलेख बंगाल के वीरभूमि जिले से मिलता है। कर्णदेव कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसके 8 अभिलेख मिलते हैं जिनसे उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें रीवा का अभिलेख, वाराणसी और प्रयाग का ताम्रपत्र अभिलेख एवं बंगाल के वीरभूमि से प्राप्त अभिलेख महत्वपूर्ण है। कोक्कल प्रथम कलचुरी वंश का प्रथम राजा था। उसने प्रतिहार भोज को पराजित किया था। गंगेदेव जो है कलचुरी वंश का प्रतापी राजा था। उसने एक लंबे अंतराल के बाद सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो आंसर हमारा यहाँ पर कर्ण का जो है सही आंसर है। एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? गंगेदेव। गंगेदेव यहाँ पर भी था। ये कौन सी कलचुरी वंश के थे? गंगेदेव कलचुरी वंश के। और एक समय के बाद उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे गंगेदेव ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तागड़ खुदवाया था? मुंज सागर। तो आंसर हो जाएगा बागपति सेकंड। बागपति सेकंड ने एक मुंजराज सागर तागड़ खुदवाया था। आगे है परमार शासक बागपति द्वितीय मुंजराज ने परमार साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने राष्ट्रकूटों पर विजय के उपलक्ष्य में अघोम वर्ष, श्रीवल्लभ और पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधियां धारण की थी। उसने धारा नगर में मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था तथा गुजरात में मुंजपुर नामक नगर भी बसवाया था। गुजरात में सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराम है। अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराम हो जाएगा, सॉरी मूलराज हो जाएगा या मूलराज है। आगे देखते हैं, निरालंबा सरस्वती अब निराश्रयी हो गई है, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया है? तो आंसर भोर परमार के लिए कहा गया है कि सरस्वती अब निराश्रय हो गई है, भोर परमार के लिए कहा गया है। भारतीय इतिहास में भोज की ख्याति उसकी विद्या एवं कला के उदार संरक्षण के रूप में अधिक है। उसने ज्योतिषी, काव्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र
आदि विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी तथा धारा के सरस्वती मंदिर में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी। उसकी राजसभा जो है पंडितों एवं विद्वानों से अलंकृत थी। उसकी राजधानी धारा विद्या तथा विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति के अनुसार उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए थे। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है। अब यहाँ पर जो है आद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता अखंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। आगे है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय निश्चित कर दिया था? तो आंसर कुमारपाल। कुमारपाल गुजरात राज्य का चालुक्य वंशीय शासक था। वो है जय सिंह के बाद राजा बना। जैन ग्रंथ हमें बताते हैं कि कुमारपाल ने मालवा के शासक बल्लभ के ऊपर आक्रमण कर उसे मार डाला तथा कोंकण के शिलाहार वंशी शासक को युद्ध में जीता। अबू पर्वत तथा विराट के परमाणु के विद्रोह को दबाकर उसने अपने नियंत्रण में रखा। इस प्रकार कुमारपाल अपने युग का एक महान शक्तिशाली राजा सिद्ध हुआ। वह जैन मतानुयायी था। उसने अपने राज्य में अहिंसा का प्रचार किया तथा यज्ञ हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया। जैन धर्म का पालन करते हुए कुमारपाल ने राज्य में पशु हत्या धूढ़ कीड़ा और मदिरा के उत्पादन और बिक्री में क्या कर दिया प्रतिबंध कर दिया। क्योंकि जैन होते हुए उसने सोमनाथ मंदिर में जाकर भगवान शिव की उपासना की और उसने कुछ शिव मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। तो आंसर यहाँ पर कुमारपाल जो है वो सही हो जाएगा जिसने राज्य में मदिरा का उत्पादन और विक्रय निषिद्ध कर दिया था। आगे देखते हैं अगला निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं की क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो आंसर हमारा चालुक्य राजा कुमारपाल ही यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बाकी आगे देखते हैं। भिन्न मतावलंबियों द्वारा मस्जिद के नष्ट कर दिए जाने पर किसने एक मस्जिद के निर्माण के लिए अपने कोष से बड़ी धनराशि दी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? जयसिंह हो जाएगा। खंबात की मस्जिद झगड़े के कारण गिरा दी गई। उसको पुनः निर्माण के लिए जयसिंह ने अपने कोष से धनराशि उपलब्ध कराई थी। परमार शासक मुंज का एक विरुद्ध जो है अगोम वर्ष भी था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध जो है अगोम वर्ष था? मुंज परमार हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? तो मेरुतुंग हो जाएंगे। मेरुतुंग जो है प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे। पूर्व मध्यकाल में दासों की स्थिति का वर्णन करते हुए प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग ने वर्णन किया है कि दास व्यापार नियमित रूप से चलता था। दासों का निर्यात भी होता था। क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी से मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक परिवर्तनों में कायस्थों के प्रादुर्भाव से ब्राह्मणों की स्थिति के प्रभावित होने का वर्णन है। आगे देखते हैं संगमरमर में उत्कीर्ण उत्कृष्टतम उत्कीर्णन के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हमारा दिलवाड़ा हो जाएगा। चालुक्य सोलंकी राजाओं के काल में राजस्थान के आबू पर्वत तथा कई मंदिरों का निर्माण किया गया। ये मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। आबू पर्वत पर दो संगमरमर के मंदिर हैं जिन्हें दिलवाड़ा कहा जाता है। पहले में आदिनाथ की मूर्ति है जिनकी आंखें हीरे की हैं। दूसरा मंदिर जो है नेमिनाथ का है। इसी के पास पहाड़ी पर 3 अन्य जैन मंदिर हैं। ग्वालियर में द्रविड़ शैली का बना तैली का मंदिर है। भोजशाला मंदिर की अधि अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो भगवती सरस्वती जी हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित धारा नगरी मालवा सुप्रसिद्ध परमार शासक भोर की राजधानी है। भोज की राजधानी है। वह विद्या और कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में थी। भोज ने वहां सरस्वती का मंदिर बनवाया था। उसमें एक संस्कृत विद्यालय स्थापित करवाया। सरस्वती मंदिर के समीप भोज ने एक विजय स्तंभ का निर्माण किया तथा भोज नामक नगर की स्थापना की थी। वर्तमान में उन्हीं के नाम पर इसे भोजशाला मंदिर कहा जाने लगा। आगे देखते हैं, चहमानों में दिल्ली का किसने छीनी थी? तो आंसर तोमरों से। चहमानी वंशी राजाओं में विग्रहराज चतुर्थ सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बिजोरिया लेख से इस विजय की सूचना मिलती है। दिल्ली के तोमर शासकों के विरुद्ध चहमान शासकों का संघर्ष बहुत पहले से ही चल रहा था, किंतु अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली। तोमर वंश की स्वाधीनता समाप्त कर उसे अपना सामंत बना लेना विग्रहराज की सबसे बड़ी सफलता थी। श्री शोमल्ल देवी चहमान वंश की राजधानी थी। मुद्रा लेख, श्री सोमल्ल देवी किस वंश की रानी थी? तो आंसर चहमानों की थी। श्री सोमल्ल देवी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो आंसर हमारे यहाँ पर धर्मपाल हो जाएगा। धर्मपाल। धर्मपाल का नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता है। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारकर की उपाधियां धारण की थी। उसने पाटलिपुत्र में एक बड़े दरबार का आयोजन किए करवाया। वह स्वयं बौद्ध था और उसने शिला का प्रसिद्ध बौद्ध विहार बनवाया। उसने सोमवीर विहार की भी स्थापना की। तो सिर्फ शिला की ही नहीं, सोमपुर बिहार की भी उसने स्थापना की। वह नालंदा महाविहार का भी संरक्षक था। यद्यपि बौद्ध तथापि अन्य धर्मों के प्रति उसकी नीति सहिष्णु थी। वह वर्णाश्रम अवस्था का पोषक तथा शास्त्रीय नियमों का पालन करवाता था। इसी के समय बोध गया में चतुर्भुज महादेव की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। इसी के समय धीमन और भिट्टपाल ने एक नए कला संप्रदाय की नींव रखी थी। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी, जिसका पुत्र धर्मपाल और उसके पश्चात देवपाल ने शासन किया था। पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला विषय के नीचे की इकाई थी। आगे है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल हो जाएगा, गोपाल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से तात्पर्य जो है क्या था? विषय से नीचे की इकाई। पतला पतला जो है विषय के नीचे की इकाई हुआ करती थी। आगे है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त था। बंगाल के सेन वंश के शासकों में सर्वाधिक जो है शक्तिशाली शासक लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत का प्रचलन किया था। उसका शासनकाल जो है संस्कृत उपलब्धियों की दृष्टि से अधिक प्रसिद्ध हुआ था। उसने अपने पिता बल्लाल सेन के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर को पूरा किया था। जयदेव, गीत गोविंद, धोई के पवन दूत और हलायुद्ध नामक लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान उसकी राज्यसभा में शोभा थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश हुआ करते थे। आगे, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश ने किया था? तो आंसर सेनों ने। आगे, बंगाल में केवट विद्रोह जो है किसके काल में हुआ था? तो आंसर हमारा महिपाल द्वितीय के समय में केवट विद्रोह हुआ था। महिपाल तृतीय का पुत्र महिपाल द्वितीय, सॉरी, विग्रहपाल तृतीय के बाद उसका पुत्र जो है महिपाल द्वितीय ने अपने भाइयों को कारागार में डालकर पाल वंश का शासक बना। इसी के काल में केवटों ने दिव्य के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और महिपाल द्वितीय की हत्या कर वारेंद्री में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। देवपाल के काल में नालंदा विहार बनवाने वाले बालपुत्र देव शैलेंद्र राजा थे।
आगे देखते हैं देवपाल के काल में नालंदा विहार बनवाने वाले बालपुत्र देव कौन थे? तो आंसर शैलेंद्र राजा हो जाएंगे, शैलेंद्र राजा। निम्नलिखित में से किसने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी? तो आंसर क्या है? बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं बल्लाल सेन बंगाल के शासन करने वाले सेन वंश का एक प्रसिद्ध शासक था जिसका शासनकाल लगभग 1159 से लेकर 1179 के बीच रहा है। बल्लाल सेन अपने पिता विजय सेन की भांति ही शैव धर्मानुयायी था और निशंक शंकर परम भट्टारकर परमेश्वर परम माहेश्वर तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथ को प्रारंभ किया था किंतु पूर्ण नहीं कर सका। सेन वंश के शासक अपने को ब्रह्मक्षत्र कहते थे। आगे निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा सेन। आगे है राजा बल्लाल सेन अपने निम्नांकित ग्रंथ के लिए विख्यात थे। दान सागर। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था? तो सारनाथ में बनवाया था। गोविंद चंद्र गहरवाल की रानी कुमार देवी का एक अभिलेख सारनाथ में मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि धर्मचक्र विहार का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र गढ़वाल का मंत्री था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित धर्मशास्त्रों लेखकों में से कौन गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? तो लक्ष्मीधर था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं? तो देवल स्मृति हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देवल स्मृति ये है कि अगर किसी ने इस्लाम धर्म में, एक हिंदू है लेकिन उसने इस्लाम धर्म जो है जबरदस्ती चेंज हुआ है उसका, लेकिन वो हिंदू धर्म में आना चाहता है तो देवल स्मृति में वो सारे नियम कानून जो है वो बताता है कि आपको ये चीजें करनी चाहिए तो आप पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश कर जाएंगे। तो देवल स्मृति है। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य यानी कि 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था, ये सही नहीं है। बाकी उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, शंकराचार्य ने सही है। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन शंकराचार्य के बारे में है। यहाँ पर व्याख्या शंकराचार्य के द्वारा हिंदू धर्म के प्रबल प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म को गहरा झटका लगा तथा उसका विलोप हो गया। अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए शंकराचार्य ने देश के चारों उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की। शंकराचार्य का मत जो है अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों, गीता तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे थे और अपने मत की पुष्टि आधार पर प्रतिष्ठित किए। शंकराचार्य का जन्म जो है केरल में हुआ था। आगे देखते हैं समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी में समकालीन समय का विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें लेखक ने व्यंग करते हुए तत्कालीन समाज के भ्रष्ट आचरण तथा पाखंड को उद्घाटित किया है। अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में से कौन मूल्य में सबसे छोटा था? तो यहाँ पर विशोपक जो है सबसे छोटा सिक्का हुआ करता था। उपरोक्त मध्यकालीन सिक्कों में विशोपक मूल्य में सबसे छोटा सिक्का था। द्रम सिक्के गुर्जर प्रतिहार शासकों के चलाए हुए थे। द्रम स्टक द्रम का 1/4
8 भाग हुआ करता था। रूपक जो है द्रमस्टक से छोटा सिक्का था और विशूपक द्रम का 20वां हिस्सा हुआ करता था। पूर्व मध्यकाल में दंडपाशिक नामक अधिकारी पुलिस अधिकारी हुआ करता था। तो विशूपक जो है वो बहुत ही सबसे छोटा सिक्का है गुर्जर प्रतिहारों का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन हमको यूजीसी नेट में मिल जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि कहाँ से ये क्वेश्चन आ गए, हमने तो ये क्वेश्चन देखे ही नहीं है। आगे है पूर्व मध्यकाल में दंडपाशिक, तो न्याय दंडपाशिक है तो पुलिस, दंडपाशिक मतलब पुलिस अधिकारी। पूर्व मध्यकाल में उद्रंग शब्द का क्या तात्पर्य है? तो कृषि की उपज का हिस्सा जो है उद्रंग शब्द दिया गया है। जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे और उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, तो सामान्यतः उपज का छठा भाग हुआ करता था। अभिलेखों में से उद्रंग या भागकर कहा जाता है। स्मृति ग्रंथों में राजा की वृत्ति कहा गया है, तो उद्रंग को ही राजा की वृत्ति कहा गया है। 1/6 भाग जो है वो राजा का ही हिस्सा हो जाता था। आगे है पूर्वी मध्यकालीन अभिलेखों में मिलने वाले मंडपिका शब्द का अर्थ क्या है? तो मंडपिका मतलब एक चुंगी ग्रह है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मंडपिका जो है वो चुंगी घर के जो है वो हुआ करता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। मंडपिका चुंगी घर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जो एक प्रकार का सभा कक्ष था जिसे सभा भवन या ओपन हॉल कहा जाता था। प्रतिहार अभिलेखों में सिक्कों का निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिलता है? तो प्रतिहार अभिलेखों में सिक्के जो है वो मिलता है द्रम का। अभी हम पिछले उसमें ही देखा था कि द्रम जो है वो प्रतिहार के सिक्के हुआ करते थे। प्रतिहारों द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को द्रम कहा जाता था। भोज द्वारा चलाए गए सिक्कों पर उनके द्वारा धारण की गई उपाधि आदि वराह एवं प्रभास का उल्लेख होता है। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे? तो महिपाल प्रथम के गुरु थे। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के गुरु थे। राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय राज तथा निर्भय नरेंद्र कहा है। महेंद्रपाल प्रथम के संरक्षण में रहकर ही राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नाटक यानी प्राकृत भाषा तथा संस्कृत में विदुषाल भंजिका बाल नारायण बाल भारत प्रचंड पांडव नाटकों तथा काव्य मीमांसा यानी कि भुवन कोश तथा हरविलास नामक काव्य ग्रंथों की रचना की थी। राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के उत्तराधिकारी महिपाल प्रथम के समय से ही हो रहा था तथा महिपाल प्रथम को रघुकुल मुक्त मणि तथा आर्यव्रत का महाराजाधिराज का विशेषण प्रदान किया। आगे देखते हैं कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर जिस शासक के दरबार में शोभित करते हैं तो महेंद्रपाल प्रथम। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति किससे करता है? लक्ष्मण से करता है। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में पृथ्वीराज रासो ने अग्निकुंड के सिद्धांत दिया है। आबू पर्वत पर एक वशिष्ठ द्वारा यज्ञ होते हैं। वो 4 वर्गों से उत्पन्न जो है राजपूत है, जिसमें परमार, प्रतिहार और चौहान और चालुक्य थे। सर्वथा काल्पनिक प्रतीत होता है। प्रतिहारों की उत्पत्ति के संदर्भ में मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में वर्णित है कि उत्पत्ति राम के भाई लक्ष्मण जो कि उनके प्रतिहार यानी कि द्वारपाल थे के वंश से हुई है। मिहिर भोज की उपाधि आदि वराह थी। आगे है गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि जो है वराह थी? तो आंसर मिहिर भोज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।